अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई आको बाको। कविता कहाँ से आती है? कविता कहाँ से आती है? पुराने लखनऊ के रहने वाले खान साहब एक सुबह गुजर गए। खान साहब के मरने पर ना भीड़ इकट्ठा हुई, ना ही बेटे फूट फूट कर रोए, ना ही अखबार में कोई खबर आई। मोहल्ले के सब लोग मिलाकर उनके जनाजे में जाने वाले कुल जमा 30 लोग थे। घर में उनके बिस्तर भर जगह खाली हो गई। खान साहब ने अपने जीते जी बच्चों को सेटल कर दिया था। बीवी को गुजरे हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए थे। बड़ा बेटा हामिद अपनी हार्डवेयर की दुकान चलाता था। खान साहब जब बहुत बोर हो जाते थे तो उस दुकान के गल्ले पर बैठ जाते थे। उनके पुराने दोस्त भी ज़्यादा बचे नहीं थे। 2 बेटियां थी जिनकी शादी कर वह बहुत पहले ही फारिग हो चुके थे। जिम्मेदारी के नाम पर तो बस यही था कि पोते को स्कूल छोड़ाना और ले आना। बेटे को संस्कार उन्होंने ऐसे दे रखे थे कि अब भी महीने में कुछ पैसे वह अपने आप पिताजी के तकिए के नीचे रख देता। उन पैसों का कोई हिसाब नहीं होता था। खान साहब के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वह कोई वसीयत लिखते। जो था सामने था। खान साहब को फिल्में देखने का शौक था, लेकिन अब पुराने लखनऊ में उनकी पसंद की फिल्में लगती ही नहीं थीं। वैसी फिल्में अब बनती भी नहीं थी। महीने भर में खान परिवार को खान साहब के बिना रहने की आदत हो गई। घर में जो उनके बिस्तर से जगह खाली हुई थी, वह अब पोते के खेलने की जगह हो गई। अपने आखिरी दिनों में खान साहब ने कुछ भी बोलना या बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। हफ्ते में एक बार वह अपने पुराने बचे हुए कुछ दोस्तों से मिलने बाराबंकी जाया करते थे। सुबह 8 बजे निकल जाते और शाम को करीब 8 बजे तक घड़ी देखकर घर वापस आ जाते। लौटते हुए कुछ ताज़ी सब्जियां और कुछ फल लाना वह कभी न भूलते। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि खान साहब की जिंदगी में ऐसी एक भी बात नहीं थी जिसकी कहानी बने या कहानी सुनाई जाए। कहानियां असल में वहीं पड़ी होती हैं जहां हम उनको रख कर भूल चुके होते हैं। किसी अलमारी में बिछे अखबार की तहों के नीचे, किसी किताब के मुड़े हुए पन्ने पर, किसी बिस्तर की बेचैन करवटों पर, किसी के जाने के बाद में बची हुई खाली जगह में। एक दिन हामिद की दुकान पर एक बूढ़ी औरत खान साहब को पूछती हुई आई। इससे पहले मैं ये बात भूल जाऊं, आपको बता देना चाहता हूं कि हामिद ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की थी। उसका आगे भी पढ़ने का मन था, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आगे पढ़ पाता। हामिद और मैं बीए में एक साथ ही थे। हम दुनिया के तमाम लेखकों से लेकर लखनऊ की लड़कियों तक की ढेर सारी बातें करते। एक उम्र में लड़कियों की बातें खत्म नहीं होती। जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राही मासूम रज़ा और साहिर की पॉपुलैरिटी के किस्से सुनते तो हमें लगता कि काश कि हम भी कुछ ऐसा लिख दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियां हम पर जान छिड़क दें। हमने इसी चक्कर में शायरी पढ़ना और लिखना शुरू कर दी। हम कवि सम्मेलनों में जाने लगे और बड़े शायरों को अलग से मिलने पर हम पूछते कि जनाब, शायरी कैसे करते हैं, कविता कैसे बनाते हैं, कविता कैसे बनती है। एक बार ऐसे ही एक मुशायरे से पहले हमें खुमार बाराबंकी साहब मिल गए। हम लोगों ने उनको अलग से पकड़ लिया कि गुरुदेव हमें बताएं कि शायरी कैसे बनती है। उन्होंने हमसे कहा कि कैसे बनती है ये तो खुदा जाने। फिर वो कुछ देर सोच में डूबे रहे और अपना एक शेर हमें कागज़ पर लिख कर दे दिया। हाल गम उनको सुनाते जाइए, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए। वो कागज़ का टुकड़ा हमारे लिए कुरान और गीता की तरह था। हामिद और मैं अब दिन रात गम की तलाश में थे कि जल्दी से हमारे पास ज़्यादा गम हो जिसको हम शायरी में ढाल सकें। लेकिन वही बात है, अगर ये सब इतना आसान होता तो कोई भी शायरी नहीं कर लेता।
हम दोनों कवि सम्मेलन और मुशायरों में शायर से मिलने के चक्कर में बहुत से काम फ्री में कर देते। जब हम कवि सम्मेलन से पहले कवियों को शराब पीते देखते तो सोचते कि शायद सारी शायरी किसी शराब की बोतल में मिले। हम चुपके से पीते और शायरी नहीं मिलती तो अपने सिर दर्द को लेकर दुखी होते। हमारी ना जाने कितनी शामें इस सवाल के जवाब में बीती कि आखिर कविता आती कहाँ से है। इस सवाल का सही जवाब हमें किसी किताब में किसी कवि से मिलकर नहीं मिला। आखिरकार थक कर हमने इसका जवाब ढूंढना बंद कर दिया। इसलिए शायद हमारी जिंदगी के कोई ज़रूरी जवाब एक थकावट की पैदाइश है। जवाब ढूंढना बंद कर देना एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोग सवाल बदल कर अपने आप को छोटा मोटा धोखा देते रहते हैं। कविता लिखने के चक्कर में ही हमने एक दो बार प्यार भी किया। सोचा कि यहाँ से शायद गम मिले, और ये हिंदी फिल्मों और इस दुनिया का सबसे ज़्यादा आजमाया हुआ तरीका भी था। प्यार करने के लिए हमने जो लड़कियाँ चुनी वो भी आपस में सहेलियाँ थी। हमें लगा कि अगर प्यार करना ही है तो ऐसा करना चाहिए जो आसानी से हो जाए, ताकि हम जल्द से जल्द प्यार से अपना पीछा छुड़ाकर उस गम को पा सकें जिससे कविता आती है। अब अगर प्यार होना और प्यार से पीछा छुड़ाना इतना ही आसान होता तो पूरी दुनिया शायर होती। हम अपने दौर में जब पूरी तरह प्यार में डूबे हुए थे तो हमने एक दिन सोचा कि इन लड़कियों के बिना हम कैसे रहेंगे। इस ख्याल ने हमें बहुत दिनों तक परेशान किया, लेकिन हम दोनों के लिए शायर बनना ज़्यादा बड़ी बात थी बनिस्बत इसके कि हम प्यार में होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बार मनोहर श्याम जोशी ने कहा था कि युवा लेखक थे हम, और हमारे घर में रोटियां पकने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता था कि दिमाग में कहानियां पकें। हमने जो ब्रेकअप किया, हालांकि उस समय उसको ब्रेकअप नहीं बेवफाई बोला जाता था, एकदम से हम दोनों ने उन दोनों लड़कियों से बात करना बंद कर दिया। रोने के बाद उनकी भरी हुई आंखें हमें लिखने के लिए बेचैन तो करती, लेकिन जब भी हम लिखने बैठते तो सारे ख्याल हमें नकली लगते। लिखते तो हमें खुद ही लगता कि नहीं यार, अभी कविता आई ही नहीं, अभी हम कविता बना रहे थे। कविता जब आती है तो खुशबू वाले फूल जैसी होती है, और जब बनाई जाती है तो उस फूल की प्लास्टिक कॉपी जैसी लगती है। हामिद जब एक बार ऊब गया तो उसने कविता लिखनी छोड़ दी। उसको प्यार करने और कविता लिखने में एक काम चुनना था, उसने प्यार चुना। फिर कुछ साल बाद उसे प्यार करने और घर को चलाने में एक चीज़ चुननी थी, उसने घर की जिम्मेदारी को चुन लिया। मैं अब सरकारी नौकरी की भी तैयारी करना शुरू कर चुका था, साथ ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भी डाल दिया था। लखनऊ में एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो दोनों काम साथ में चल रहे थे। हामिद ने अब खान साहब के साथ मिलकर हार्डवेयर की दुकान को ही अपनी शायरी मानकर काम करना शुरू कर दिया था। उसको अपनी 2 बहनें दिखती थीं जिनकी शादी करनी थी। मेरा 2 साल तैयारी के बाद भी कहीं नहीं हुआ तो मैंने साथ ही पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ तो जान पहचान थी, और साथ ही पीएचडी में ये मौका था कि किसी को कहना नहीं पड़ता था कि खाली बैठा हूँ। साथ में अब भी सरकारी नौकरी की जमकर तैयारियां चल रही थी। मुझे अब तक कुल 4.5 बार सच्चा प्यार हो चुका था। जो प्यार चल रहा होता मैं उसको आधा प्यार बोलता। हर नई लड़की के जाने का गम पहली वाली लड़की से ज़्यादा होता, लेकिन इतना नहीं होता कि कविता एक भी सच्ची लाइन उतर सके। हामिद से जो मुलाकात पहले रोज़ हुआ करती वो होने में अब महीने बीत जाते। उसको अपनी हार्डवेयर की दुकान से नफरत थी, लेकिन वो किसी तरह एक एक दिन काट रहा था। अब उसने मुशायरे में जाना छोड़ दिया था। उसको सब कविताएं नकली लगती। हम जब कभी मिलते तो पुराने दिनों को याद करके हंसते 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 वो उदास हो जाता। एक बार उसने कहा, यार सोच रहा हूँ अपना नाम बदल लूँ। मैंने पूछा, नाम बदलने से क्या होगा? होगा कुछ नहीं, कम से कम हामिद नाम से जो अच्छे दिन बीते हैं लगेगा कि वो हामिद कोई दूसरा था, और दुकान पर बैठकर रुपए का हिसाब करने वाला आदमी कोई और है। इस बात का कोई सही जवाब मेरे पास कभी नहीं था। हम चुप हो जाते।
हम सिगरेट पीते, दो चार कप चाय पीते और हर चलने से पहले एक ही बात दोहराते, फिर मिलेंगे। हर बार मुलाकात पिछली बार से ज्यादा दिनों के बाद होती। हामिद ने कभी अपना नाम नहीं बदला। उसने काम में मन लगाया और छोटी सी दुकान से काम बढ़ाकर एक बड़ी दुकान कर ली। अब जब हम कभी कुछ खाते पीते तो पैसे हामिद देता। मेरी पीएचडी हुई और जुगाड़ कुछ ऐसा सेट हुआ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। जुगाड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस समय की ये बात है, उस समय एक से एक अच्छे कैंडिडेट जुगाड़ ना होने की वजह से कभी प्रोफेसर नहीं बन पाए। मुझे शुरू में बड़ा खराब लगता था, लेकिन एक समय के बाद मैंने अपने मन को समझा लिया कि मेरा सिलेक्शन जुगाड़ से नहीं, मेरे टैलेंट की वजह से हुआ है। सिलेक्शन होते ही मेरी शादी तय कर दी गई, क्योंकि जिन्होंने जुगाड़ लगाया था उनकी भतीजे की उम्र शादी वाली हो चुकी थी। बढ़िया आदमी थे, वरना अपने परिवार के आगे बड़े भाई का कौन सोचता है। मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी वैसी ही थी जैसी कोई भी लड़की होती है, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुझे नौकरी दिलाने के बदले मेरा सौदा कर दिया गया था। वो नौकरी जो मुझे रुतबा दे रही थी, इसलिए मुझे अच्छी भी लगती थी। एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तो उसके बाद बाकी के कुछ सालों में मैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स भी सीख गया। जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। हामिद की जिंदगी अधूरी थी, लेकिन घर बार में उसके पास जिंदगी के खालीपन के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। मुझे कॉलेज में बहुत ज़्यादा खाली टाइम मिलता। बच्चा होने के बाद बीवी के पास इतना समय नहीं था। मैं कभी उसमें अपनी प्रेमिका जैसा कुछ नहीं ढूंढ पाया। हम वैसे ही थे जैसे मेरे पिताजी की शादी थी। मेरे पिताजी की शादी वैसी ही थी जैसे मेरे दादाजी की शादी थी। मुझे नहीं मालूम कि ये कहानी कहाँ से चली आ रही थी, लेकिन ये कहीं आगे जाती हुई दिखती नहीं थी। एक बार फिर से मैं कविता की तरफ लौटा। इस बार जो कविताएं आई उनका गम असली था। इस बार अपनी कविता में दर्द डालने के लिए मुझे बहुत सोचना नहीं पड़ा। कविताएं जो मैंने कुछ लोगों को सुनाई तो उनको भी वो अच्छी लगी। मैंने हामिद को बताया भी कि अब मैंने फिर से कविता लिखना शुरू कर दिया है। वो शायद अपने काम में बहुत बिजी था। बड़ी थकी हुई आवाज में बोला, लिखो भाईजान, आप ही लिखो, कोई तो लिखे। उसने ना वो कविता पढ़ने के लिए मांगी, ना मैंने उसको कविता पढ़ने के लिए दी। कुछ दिनों में मुझे समझ आ गया कि ये सही में अच्छी कविता है। कुछ ही दिनों में वह कविता हिंदी की एक प्रख्यात मैगजीन में छपी। उस कविता की तारीफ में एक छोटा सा टुकड़ा भी छपा कि पूरा हिंदी जगत मुझ में एक नई संभावना देख रहा है। इसके बाद एक के बाद एक मैंने धड़ल्ले से अगले एक साल में ढेर सारी कविताएं लिखी जो मैगजीन में छपी। मुझे अब पूरी तरह से यकीन आ चुका था कि मैं अच्छी कविताएं लिखने लगा हूँ। इस बीच मैं कई जगह कविता सुनाने भी गया। उनके बने हुए कुछ वीडियो ठीक ठाक चल पड़े। एक दो बार टीवी पर भी कविता सुनाने के लिए बुलाया गया। मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव था। सोशल मीडिया पर मेरी एक अलग दुनिया थी। मैंने एक दो बार हामिद को वहाँ पर ढूंढा, लेकिन वो मिला ही नहीं। उसकी दुनिया में शायद सोशल मीडिया की जगह नहीं थी। मैंने अपना एक वीडियो हामिद को भेजा। कुछ दिन बाद उसको कॉल करके पूछा कि कविता कैसी लगी। वह बोला, भाई, ऊपर वाला आपसे कविता लिखवा ले रहा है, यही कितनी बड़ी बात है। अच्छा खराब तो मेरी क्या समझ है। मुझे ऐसा लगा कि हामिद मेरी कविता लिखने से खुश नहीं था। हो सकता है कि उसको मेरी कविताएं वो दिन याद दिलाती हों जिन्हें वो याद नहीं करना चाहता हो। एक समय के बाद मैंने भी उसको कविता भेजना बंद कर दिया। मुलाकात हुए एक आध साल से ज़्यादा हो चुका था। खान साहब गुजरे हैं तो उसका फ़ोन आया। उसने आने के लिए नहीं बोला, बस बताया। मरने के बाद की तमाम व्यवस्था करने में बहुत व्यस्त था। मुझे कवि सम्मेलन में जाना था तो मैं उस दिन जा नहीं पाया। खान साहब के मरने के 3 महीने बाद मुझे एक दिन अचानक से ध्यान आया कि हामिद से मिलना चाहिए। इधर 3 महीने से मैं कोई नई कविता नहीं लिख रहा था। जब मैं हामिद की दुकान पर पहुंचा तो वह हमेशा की तरह व्यस्त था।
मेरे जाते ही उसने 2 कप चाय मंगवाई, साथ ही सिगरेट भी मंगवाई। जब वह दुकान के नौकर को सिगरेट का ब्रांड बता रहा था तो मैंने कहा कि मैंने छोड़ दी है। ये सुनकर वो बोला, भाईजान छोड़ तो हमने भी दी है, इतने सालों बाद मिल रहे हैं, पुराने दिनों की खातिर एक हो जाए। मैं मना नहीं कर पाया। जब लड़का चाय लेने गया तो हामिद ने गल्ले के पास से एक मैगजीन की कॉपी निकाली जिसमें मेरी कविता छपी थी। वह मैगजीन मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाई ये कविता बहुत अच्छी लिखी है, इस पर अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए। उसने वह मैगजीन संभाल कर रखी थी। इस बात से मैं चौंक गया। मैंने न जाने कितने ऑटोग्राफ दिए थे, लेकिन उस दिन मैगजीन पर ऑटोग्राफ देते हुए मेरे हाथ बहुत देर तक कांपे। चाय और सिगरेट आने से पहले ही हमारी बातें खत्म हो चुकी थी। सच पूछो तो मैं उसकी दुकान से चल भी दिया होता अगर उसने उस बूढ़ी औरत के बारे में ना बताया होता। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वह बूढ़ी औरत खान साहब को पूछते हुए दुकान में 2-3 बार आई। उस बूढ़ी औरत को यकीन नहीं था कि अब खान साहब नहीं रहे। हर बार जब हामिद उनसे खान साहब से काम का पूछता तो वह कुछ बताती नहीं। हामिद को एक बार को लगा कि कहीं खान साहब ने कोई उधार तो नहीं ले रखा था। जब वह बार बार आने लगी तो हामिद ने एक दिन परेशान होकर उसको डांट कर भगा दिया। हामिद ने 2 कप चाय और लाने का इशारा किया। पानी पीकर अपने गले को कुछ देर तक खरखराता रहा। एक दिन बहुत गंदा डांट खाने के बाद उस औरत ने अपने पास से 5 रुपए की सस्ती सी नोटबुक हामिद के हाथों में दे दी। उस नोटबुक में खान साहब की लिखी हुई 50 कविताएं थी। हामिद अपने अब्बा की हैंडराइटिंग खूब अच्छे से पहचानता था और उसको अब भी इतनी शायरियां और कविताएं याद थीं कि वह यह जान सके कि उस नोटबुक में लिखी कविताएं असली थीं, खालिस थीं, खान साहब की अपनी लिखी हुई थी। इतना बताने के बाद हामिद ने पास में ही रखी सुराही के पानी से अपना मुंह धोया और एक गिलास पानी पिया। हामिद ने एक 5 रुपए वाली नोटबुक वहीं गल्ले के पास से निकालकर मेरे सामने रखी। मैं वो नोटबुक पलट रहा था। उस नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा था, तुम ये शायद कभी ना पढ़ो, वो सब कुछ जो कभी कह नहीं पाया लिख दिया, मेरे बच्चे तुम्हारे लिए। मैं अभी नोटबुक पलट ही रहा था कि हामिद बोला, यार कभी लगा ही नहीं कि अब्बा लिख भी सकते हैं। उसने सालों बाद यार कहा था। मैंने सालों बाद यार सुना था। मेरी उम्र पीछे की तरफ लौट रही थी। मैं अब वो लड़का था जिसने एक भी कविता नहीं लिखी थी। हामिद वो लड़का हो गया था जो कविता लिखना चाहता था। हामिद की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। भाई, आपकी तो बहुत जान पहचान होगी, अगर इसकी किताब छप जाती तो बढ़िया रहता। मुझे याद नहीं आ रहा था कि उसने कुछ देर पहले यार बोला भी था या नहीं। मुझे अब खान साहब की शायरी से ज़्यादा उस बूढ़ी के बारे में जानना था। मैंने नहीं पूछा कि वह कापी भी उस बूढ़ी औरत के पास कैसे पहुंची। अम्मा के जाने के बाद से अब्बा से इतनी बात तो होती नहीं थी। घर से अम्मा चली जाती तो घर का पुल टूट जाता था। खान साहब दिन भर में कुल मिलाकर अगर 15 शब्द बोल देते तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। मैं कसम खाकर बता रहा हूँ भाई कि ये मुझे यह भी डर लग रहा है कि कहीं अब्बा ने इनसे शादी तो नहीं कर ली थी। पता चला कि कोई और भी भाई हो और क्या पता इनके पास कोई वसीयत भी हो। तो ऐसा कुछ निकला? नहीं, कुछ नहीं निकला। अब्बा महीने में 1-2 बार उनके यहाँ चले जाया करते थे और जब मिलते तो उससे खूब बातें करते। उनसे हम लोगों की बहुत तारीफ करते। मुझसे और मेरी बीवी से बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं। बाप लोग साला बोलते कहाँ हैं। इन बूढ़ी औरत से कोई उनका संबंध भी नहीं था। बस उनका किराया वगैरह दे दिया करते थे, कुछ खर्चा पानी दे देते थे। खान साहब बहुत दिनों से इनके यहाँ नहीं गए तो उनको चिंता हुई और वो ढूंढते हुए यहाँ आई। मुझे तो लगा था कि वो कुछ पैसे वैसे ना मांगे। उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। मैं अब तक पूरी नोटबुक पलट चुका था। नहीं, कुछ भी नहीं। बस वह बताने आई थी कि अगर उनके लायक काम हो तो वह दिलवा दें। पिछले 10 साल से खान साहब ने काम छुड़वा दिया था।
हमारी स्पेशल चाय बनकर आ चुकी थी। हमने सिगरेट का एक कश लगाया। सिगरेट के धुआं से एक बादल बनकर हवा में उड़ा और हमारी जिंदगी भर का पानी बरस गया। पानी तेज होता जा रहा था और लखनऊ नया। हम उस लखनऊ में थे जब एक दिन यूनिवर्सिटी में हम अपनी नोटबुक लेकर बैठ गए थे कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक कविता लिख नहीं लेंगे। शाम तक हम दोनों की नोटबुक एकदम खाली थी। हम पूरे लखनऊ में घूम घूम कर कविता ढूंढ रहे थे। साइकिल के पंचर बनाने वाले को धीमे धीमे पंचर सही करते देख हमें लगता कि पंचर नहीं बना रहा बल्कि वो कविता लिख रहा है। और एक हम हैं कि कविता आ ही नहीं रही। सिगरेट खत्म हुई। हम वापस आए और फिर अगली सिगरेट जलाकर हम कुछ देर उस पुराने लखनऊ में ठहरे। फिर हुआ क्या उनका? मैंने सिगरेट खत्म करने के बाद पूछा। होना क्या था भाईजान? हर महीने उनका किराया और खर्चा दे देता हूँ। ये मान लेता हूँ कि खान साहब कहीं गए नहीं, गल्ले पर बैठे हैं। महीने में एक बार मिल लेता हूँ और हर बार जब मिलता हूँ तो पूछता हूँ कि खान साहब क्या क्या बताते थे। हर बार कोई नई बात पता चल जाती है। अपने बाप को शायद मरने के बाद ही आदमी जान पाता है। चाय खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल कॉलेज के दिनों की तरह हामिद ने बिना पैसे पूछे तीसरी चाय मंगवा ली थी। अगली चाय हमने उसी खामोशी से पी जैसे हम कॉलेज के दिनों में पीते थे। हामिद ने अपने जीवन की सबसे सुंदर कविता लिख दी थी और मैं मैगजीन पर छपी अपनी नकली कविता को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। मैंने सुना था ऊपर वाला मेहरबान होता है तब आदमी कविता लिख पाता है, और जब ऊपर वाला बहुत मेहरबान होता है तब वो जीवन को कविता बना देता है। हामिद ने अपने जीवन की वो इकलौती कविता लिख दी थी जिसको लिखने के लिए मैं उम्र भर तरसता रहा। उस दिन के बाद से मैंने कभी कविता नहीं लिखी क्योंकि मुझे नहीं पता कविता आती कहाँ से है और उसे भेजता कौन है। Subscribe, subscribe, subscribe.